नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक समाचार देखा गया सोशल मीडिया पर कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, वो उनका संबोधन था तमिलनाडु विधानसभा को, तो बीच में ही वो उठ के चले गए। वाकया ये था कि जो रवि साहब जो है जो यानी वक्तव्य जो 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 तमिलनाडु सरकार ने वो लिख के दिया था, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी तब्दीली की थी, ऐसे चेंजेस, परिवर्तन किए थे कि उसमें कुछ राष्ट्रीय बातों का समावेश हो और हमारे जो हमारे मुल्क, हमारे देश की जो प्रमुख हस्तियां हैं, अंबेडकर साहब हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, के साथ साथ जो है वहाँ की जो स्थानीय माने वो शख्सियत है तमिलनाडु की, उनका भी जैसे पेरियार जी हैं और अन्नादुराई जी हैं, और उनके साथ जो है स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर साहब, इनके भी महत्व को देश जाने और इनके भी महत्व का संदेश जो है तमिलनाडु विधानसभा से देश को जाना चाहिए। तो एक जो है वो राष्ट्रीय माने परिदृश्य है और उसका महत्व है। तो इसी को वो अपने माने जो तमिलनाडु की सरकार ने माने उनके अभिभाषण का लिख दिलवाया था, तो इतना उन्होंने परिवर्तन कर दिया सिर्फ जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लाने के लिए। अब इसी के खिलाफ अब देखिए तमिलनाडु में किस तरह का प्रांतीय कट्टरता और भाषाई कट्टरता का जहर किस तरह से वहाँ पर फैला हुआ है, और उसी के वातावरण में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद हैं, जो एमएलए हैं, वो राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के साथ उन्होंने जो है उसी विधानसभा में नारे लगाए, और इस तरह के अभद्र नारों की अगुवाई कर रहे थे वो एम.के. स्टालिन, वो मुख्यमंत्री महोदय। ये हालात हैं। लेकिन यदि सिर्फ इतनी ही बात कही जाए तो हमारे मुल्क के साथ, हमारे देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, उसके साथ अन्याय होगा। ये सब कुछ जो है ये मोदी महोदय के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं हमारे, उनके तत्वावधान में चल रहा है। इस तरह की एक संवैधानिक अराजकता, कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल कैओस, ये मोदी महोदय के सरकार के देखरेख में चल रहा है।
उसके जानकारी में चल रहा है। और इसी तरह की संवैधानिक अराजकता मोदी महोदय आज 8-9 साल से पाल रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ जब वो जगदीप धनखड़, जो कि इसमें तो अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, बनवा दिया है मोदी महोदय ने, और किस लिए बनवाया वो उसका भी एक राजनीतिक उनका समीकरण है। तो वो भी एक राजनीतिक अराजकता का बहुत बड़ी मिसाल थी, जो कि ममता बनर्जी निर्दिष्ट जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हमेशा वो अपमान करती रही। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता को हमेशा जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वो प्रताड़ित करती रही। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी और बीजेपी के जो पदाधिकारी पश्चिम बंगाल के, वो भी काफी जो है उनका भी मनोबल जो है इसमें जो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके द्वारा जो है उसके प्रति भी जो है बंगाल का जो बीजेपी इकाई है उसका मनोबल गिरा हुआ। उसका मानना है कि इस सब में जो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसका भी हाथ है ममता बनर्जी को इस तरह का साथ देने का। तो और इस पैमाने पर इस तरीके से जो मोदी महोदय इन तत्वों के द्वारा, चाहे एम.के. स्टालिन हो चाहे ममता बनर्जी हों, जो इस तरह का संवैधानिक अराजकता जो फैलवा रहे हैं मोदी जी, और दूसरी ओर मंच से ऊंचे मंच से ये बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। कैसे विश्वास आएगा इस संवैधानिक अराजकता की स्थिति में? विश्वास कहां से आएगा और कैसे आएगा? इसी तरह की संवैधानिक अराजकता जो अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे वहां भी था, गहलोत थे वहां भी चल रहा है। जब ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, तब भी था, तभी ये हालत थी। पिनराई विजयन के साथ भी यही चल रहा है। जो हमारे महामहिम हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साहब के साथ चल रहा है। वहां तो एक अदना सा ये लेखक इतिहासकार जो इरफान हबीब ने जो है वो अपमानित कर दिया। तो इस तरह की अराजकता की स्थिति ये मोदी महोदय जो है प्रधानमंत्री, और लोग कहते हैं कि ये 56 इंच के सीना वाले हैं। कौन कहता है इनको? इतनी अराजकता वो फैलवाने वाले और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नष्ट करने वाले, और हर कोई उनको जो है वो प्रधानमंत्री नहीं कहता है, बोलता है मोदी मोदी मोदी। लगता है कि मोदी को कोई सड़क छाप का कोई सड़क छाप वाला है। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को या उसके इकबाल को तबाह किया। तो तमिलनाडु की विधानसभा में जो कुछ हुआ, जो एम.के. स्टालिन ने किया, जो वहाँ के एमएलए ने किया, जो वहाँ के सदस्यों ने किया, वो तो अपने स्थान पे है। लेकिन मोदी जी के शासन के देखरेख में उनके तत्वाधान में चल रहा है। तो अंतिम इस तरह की दुखदाई कह लीजिए या अराजक स्थिति का के जिम्मेदार अंतिम रूप से सिर्फ मोदी महोदय है, जो कि एम.के. स्टालिन जैसे उदंड यानी मुख्यमंत्री को ये पाल रहे हैं। और भारतीय अवाम ताकत दल और मैं इन बीजेपी वालों को और मोदी महोदय को और उनके जितने भी सिपह सालार हैं उनको बताना चाहेंगे, बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि केंद्र सरकार ने, देखिए इनको 9 साल हो गए और इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक भी सरकार को ये बर्खास्त कर सके। लेकिन इसी कायर मोदी को, कायर बीजेपी वालों को और उनके सिपह सालारों को बताना जरूरी है
हमारे हमारे आदरणीय आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के जरिए से कि नरसिम्हा राव की जो है अल्पमत की सरकार, माइनॉरिटी की सरकार ने एक ही बार में 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था। सभी लोग जान लें, 4 एक ही बार में। और इसके पहले केंद्र सरकार ने एक ही बार में 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया हुआ है। तो ये तो जरा उनको याद करें। तो ये 9 साल में एक भी उदंड सरकार को बर्खास्त न करके बराबर जो है संवैधानिक अराजकता की स्थिति ये चला रहे हैं मोदी महोदय। और इनके जितने भी सिपहसालार चमचे हैं कह रहे हैं कि ये 56 इंच वाले हैं और क्या है, देख लीजिए इनको। और किस तरह का वातावरण ये सब बनवा रहे हैं बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और उनके और भी आसपास आम आदमी पार्टी वाले और लोग हैं, उसको भी समझना जरूरी है। ये राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया और शायद उसके अंतिम पड़ाव पर उसका चल रहा है, तो ये बीजेपी वाले और पूरा राजनीतिक दल और पूरा मीडिया और बौद्धिक वर्ग में से कोई सवाल नहीं किया कि अरे राहुल गांधी, तुम्हारी जो कांग्रेस पार्टी है इस देश को तोड़ने वाली है। उसकी जो करतूत रही है इस देश को तोड़ने का उसका इतिहास रहा है। उसी ने इस देश को विभाजित करके, देश को बांट करके पाकिस्तान बनवाया है। और उसी विभाजन में हमारे इसी मुल्क के 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई। और इसी जीएनपीसी के, इसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का जो गद्दार नेहरू था, हमारे ही देश की 70,000 वर्ग मील लद्दाख का हिस्सा उसने दुश्मन चीन को सौंपा हुआ है। राहुल गांधी, गद्दार राहुल गांधी। और नेहरू के बाद जितनी भी सरकारें आई, चाहे इंदिरा की हो चाहे राजीव की हो, और भी सरकारें आई, और फिर जो यूपीए की जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, सबने 12 से लेकर 15,000 वर्ग मील और घुसवाया चीन को। और सन 62 में जो इसने 70,000 वर्ग मील जो दिया सो दिया, उसके पहले ही वो गद्दार नेहरू जो है चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें वो घुसवा चुका है। तो देश को तहस नहस कर चुका है, बांट चुका है। बाद में इसी जेएनपीसी ने अपने शासनकाल के दौरान में जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद के जरिए जो है पूरे देश को खंडित करके तार-तार किया हुआ है। और आज कह रहा है कि भारत जोड़ो। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई भी जो है मीडिया वाला, कोई भी पत्रकार ये सवाल उससे नहीं कर रहा है। और अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता कोई भी ये सवाल नहीं कर पाए कि तुम तो इस देश को खंडित करने वाले हो। हमारा इतिहास रहा है, किस मुंह से और किस अधिकार से तुम जो है भारत जोड़ो की बात करते हो। इस तरह की मानसिकता ये फैली हुई है। एक जब भारतीय जनता तो बराबर ये सवाल कर रहा है। तो और खुद राहुल गांधी स्वयं उसकी इस देश के खिलाफ गद्दारी की कारनामों का इतिहास है। डोकलाम के मुद्दे पर जो उसने गद्दारी की है, देश ने भी देखा है, बीजेपी वाले भी देखा, और
मोदी महोदय जो कि प्रधानमंत्री हैं हमारे आपके, उन्होंने भी देखा डोकलाम के मुद्दे पर। जब हमारी सेना और दुश्मन चीन की सेना 2.5-3 महीने जब आमने सामने थी, किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता था, इसकी पूरी आशंका थी। उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। देश के लोगों ने सवाल नहीं किया कि भाई इस दौरान दुश्मन चीन के राजदूत से तुम क्यों मिला, और कौन सी हमारे देश की यानी संवेदनशील सूचना, सरकार की संवेदनशील सूचना, सामरिक महत्व की संवेदनशील सूचनाओं का तुमने दुश्मन चीन के साथ साझा किया, आदान प्रदान किया। कोई भी पत्रकार नहीं पूछा, और जिनकी जिम्मेदारी बनती थी मोदी महोदय उनकी सरकार की, उन्होंने भी सवाल नहीं किया, और उन्होंने आज तक इसकी जांच भी नहीं कराई। ये राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर गद्दारी किया। लद्दाख का मुद्दा जो कि 2.5 साल पहले था, तब भी जो है चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसकी भारत के खिलाफ झूठी बातें, दुष्प्रचार की बातों को आधार बनाकर यही गद्दार राहुल गांधी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बनाता रहा। यही गद्दार राहुल गांधी ये खाता है इस देश का। राहुल गांधी खाता है भारत का, भारत की सुविधाओं का मैंने लाभ उठाता है, लेकिन गाता है चीन की, गाता है पाकिस्तान की, गाता है जो है वो आतंकवादियों की। लेकिन ये बीजेपी वाले उसको कभी गद्दार नहीं करते। बीजेपी वालों की राष्ट्रवादिता जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, इसको गद्दार नहीं कहते। इसको क्या बोलेंगे? 52 वर्ष का बच्चा है, ये अबोध बालक है, और ना समझ है, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं होती कि आटा जो है वो किलो में मिलता है कि लीटर में मिलता है। इसको अकल नहीं है कि ऐसी कोई मशीन भी हो सकती है जो कि एक ओर से आलू डाल करके दूसरी ओर से सोना निकाल दे, इस तरह की बातें। तो वो पप्पू है। अब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको सोचे कि जो इस देश के लिए खतरनाक है, गद्दार है, उसको यदि आप पप्पू कहेंगे, ये पप्पू कह करके वो आनंद उठाएंगे, तो देश के खिलाफ जो है वो जो है उसकी गद्दारी के जो खतरनाक आयाम हैं तुरंत धुल गए ना। अब वो पप्पू हो गया। इस तरह की साजिश बीजेपी वाले कर रहे हैं, और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। इसी प्रकार देश के और भी खतरनाक जो दुश्मन और गद्दार हैं, ये सबको बीजेपी पाल रही है। कम्युनिस्ट वाले कितने खतरनाक हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हर वक्त चीन के साथ जब भी युद्ध होता है वो चीन के ही पक्ष में रहते हैं। डोकलाम के मुद्दे पर ये गद्दार कम्युनिस्ट वाले भारत को ही दोषी वो बता रहे थे, और जब भी भारत प्रगति करता है या कुछ अपनी अर्थव्यवस्था का अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण को और बढ़ावा देकर इसको मजबूत करना चाहता है, तो हमेशा जो है ये गरीबों की बात उठाएंगे, गरीब कहाँ जाएंगे, फलाने ठिकाने। और वही चीज जो है दुनिया की सारी कंपनियों को बुला करके अपने आर्थिक व्यवस्था का उदारीकरण करके आर्थिक रूप से कहां बढ़ गया, उसका ये समर्थन करते हैं ये गद्दार कम्युनिस्ट वाले। तो कम्युनिस्टों की गद्दारी को कभी भी ये बीजेपी वाले नहीं कहते हैं, और उन गद्दार कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं को ये मीडिया वाले बुलाते भी रहते हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस वातावरण को जरा से पहचाने, किस तरह का वातावरण ये सब देश के दुश्मन जो है ये फैला रहे हैं।
और हमारी जो युवा पीढ़ी है, एक बार कोई देखा गया कि कोई वरुण ग्रोवर वो राजनीति पर जो है चुटकुले बना रहा था, चुटकुले सुना रहा था, और हमारे युवा पीढ़ी जो है उस पर ठहाका ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अब देखिए वरुण ग्रोवर जैसे लोग और उसी कथन पर ठहाका लेने वाले, ताली बजाने वाले लोग इस बात को और अपने को बौद्धिक वर्ग कहते हैं। इस बात पर जरा भी नहीं कि चाहे वो मोदी महोदय हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, ये मोदी महोदय जो है देश के सारे गद्दारों को पालने वाले हैं, इस पर एक चर्चा नहीं। राहुल गांधी कहता है कि ये देश ही नहीं है, इस पर एक चर्चा नहीं। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लोग फिर भी इन्हीं को वोट क्यों करते हैं, जबकि सच्चाई ये है बौद्धिक वर्ग अपने सब जो वरुण ग्रोवर की बातों पर माने काफी ठहाका लगा रहे थे, काफी ताली बजा रहे थे, काफी समर्थन कर रहे थे, वो भी अपने को बौद्धिक वर्ग बोलते होंगे। तो इस बात को उनको भी जानना चाहिए कि जो सरकारें बनती हैं, पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो चाहे वरुण ग्रोवर है, चाहे उनके इस तरह के समर्थक हो, जान लें सरकारें वैसे ही उनको आपको प्राप्त होंगी जिसके आप पात्र होंगे। तो वरुण ग्रोवर महोदय पात्रता पर बात करो, और जब पात्रता पर विश्लेषण होगा कि पात्रता तो तबाह हो रही है जातिवाद के चक्कर में। हमारी वो पात्रता कि एक ऐसी सरकार जो हो जो हमारे देश के प्रति, हमारे आवाम के प्रति, हमारे राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो, उसके अनुसार काम करे, वो पात्रता जो है हमारे देश के लोगों की हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की तबाही इस बात हो रही है कि वो जातिवाद के चक्कर में फंसी हुई है, सांप्रदायिकता के चक्कर में फंसी हुई है, वो क्षेत्रवाद के चक्कर में फंसी हुई है, वो भाषावाद के चक्कर में फंसी हुई है, वो प्रांतवाद के चक्कर में फंसी हुई है। तो इस पर भी कोई संवेदनशीलता है कि नहीं? वो वरुण ग्रोवर महोदय कुछ तुमको बोलने का है कि नहीं बोलने का है? और उस पर जो ताली बजाने वाले हैं उन पर भी ये सवाल है। और बहुत देर बाद मेरी चुभती हो तो सामने आ जाओ ना, तो देश भी देख लेगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिनके ऊपर इस देश के भविष्य का भार है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। बताइए कि हमारे देश के लोग एक नागरिक के रूप में अपने नागरिक का फर्ज निभाते हुए अपनी उस पात्रता का प्रदर्शन करें कि इस तरह की सरकार आए जो हमारे देश के प्रति और हमारे आवाम के प्रति संवेदनशील हो, और उनको छलने वाली न हो, उनको ठगने वाली न हो, जो कि अब तक वो ठगे गए हैं। मोदी महोदय के क्या है, बोलेंगे सबका साथ सबका विश्वास, कुछ और विकास भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ देश में नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को वो छोड़ रखे हैं। तो कुछ भेड़ियों को मोदी महोदय या बीजेपी वाले छोड़ भी रखे हैं, और उससे अधिक भेड़ियों को जो नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को ये पाल भी रहे हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति, नसीमानंद सरस्वती, ये दो भेड़िए जो हैं नफरत फैलाने वाले भेड़िए, ये मोदी महोदय या बीजेपी सरकार के द्वारा छोड़े गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और वामन मेश्रम, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क
राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण, और इतना ही नहीं, आरजेडी में एक निकला है ना वो चंद्रशेखर सिंह, देखिए वो रामचरितमानस पर आक्षेप कर रहा है। अब देखिए ये कैसे लोग डील कर रहे हैं। जो इस तरह की हमारे जो हमारे एक आस्था के जो विषय है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, ये हमारे आस्था के केंद्र है। उसी तरह मंदिर है, मस्जिद है, ईश्वर है, खुदा, सब आस्था के केंद्र है। इस पर किसी को अपमानित करने का रंच मात्र भी अधिकार नहीं है। और जो इस तरह की कोई चेष्टा करता है, इसका मतलब हमारा देश में नफरत फैलाने का वो काम करता है। और नफरत फैलाने वालों की प्रवृत्ति को हर तरह से कुचलने की आवश्यकता है। चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो, चाहे वो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, चाहे वो वामन मिश्रम हो, सबकी गतिविधि और ये कम्युनिस्ट वाले जो कभी कभी वो जेएनयू की दीवारों पर लिखवाते हैं कि इस देश से ब्राह्मणों को भगाओ, क्षत्रियों को भगाओ, बनियों को भगाओ, इन सारे के गतिविधियों को कुचलना होगा। लेकिन नहीं लगता है कि मोदी महोदय कुचलेंगे। इस सारे देश में नफरत जो फैलाने वाले जो तत्व हैं, वो पूरी ताकत के साथ मोदी महोदय के शासनाधीन पल रहे हैं। और उस पर से मोदी महोदय को बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो मोदी महोदय, इस जनता का साथ आपको नहीं मिल सकता, न विश्वास है। हाँ, कैसे आप वोट बटोर रहे हैं उसकी एक अलग विधा है, दुविधा है, और एक अलग दुखड़ा है। इसी कांग्रेस ने भी इस देश को बांटा था, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया था, तभी वो वोट पाती रही। वो तभी इस बार वो इसे झूठ और दुष्प्रचार को फैलाने में कामयाब हो गए, क्योंकि उसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी ने आज़ादी की लड़ाई उसने आज़ादी लाई, और अंग्रेज उसी के कारण भागे। यह झूठ फैलाने में कामयाब रही वो। तो उसी तरह से आप जो इस तरह से देश में जो नफरत फैलवा रहे हैं, और नफरत फैलवा भी रहे हैं, और नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को छोड़ रखे हैं, और उससे ज़्यादा नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को आप जो पाल रहे हैं, तभी आपको जो वोट मिल रहा है। तो जरा समझ लीजिए कि इस कांग्रेस ने भी इस देश को बांटा था, और ये भी समझ लिए कि जो बांटा था इतना बड़ा, मैंने ये एक ऐतिहासिक त्रासदी, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, कि जिसमें कि हमारे 25 से 30 लाख लोग मारे जाए। और उससे भी बड़ी ट्रेजेडी क्या थी कि जो मारे जाएं, जो मारने वाले कोई बाहर के नहीं थे, कोई अमेरिका वाले नहीं थे, कोई यूरोप वाले नहीं थे, कोई जापान वाले नहीं थे, कोई चाइना वाले नहीं थे। आपस में कट मरे हैं, एक दूसरे को मार काट करके। कौन लोग? जो कुछ ही दिनों पहले आपस में कंधा से कंधा मिलाकर के अंग्रेजी राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े थे, वही आपस में कट मरे थे। ये त्रासदी, तो इतनी बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार जो है सिर्फ ये जेएनपीसी है। लेकिन वो अपने जो सिपा सालार, उसके मैंने चाटुकार इतिहासकार, चाटुकार पत्रकार, चाटुकार मीडिया, चाटुकार पत्रकार देख रहे हैं। जैसे एक चाटुकार है वो रवीश कुमार है, आशुतोष है, ये सब बड़े घुटे हुए चाटुकार हैं जेएनपीसी के। तो ऐसे चाटुकार पत्रकार, मीडिया और इतिहासकारों के और बौद्धिक वर्ग के द्वारा जो है ये झूठ और अफवाह और दुष्प्रचार कराने में कामयाब हो गए कि इसी जो कांग्रेस हमेशा इसी अंग्रेजी सरकार के मुखबिर रही, दलाल रही, उसके चमचा रही,
वह जो है ये झूठ और प्रचार करने में कामयाब हो गई कि उसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किसी ने नहीं लड़ी, और जो है वही आज़ादी लाई, और उसी के कारण जो है अंग्रेज भागे। इतने बड़े झूठ को फैलाने में कामयाब हो गया, और वो 60-70 सालों तक वोट पाती रही। तो मोदी महोदय अभी मुगालते में मत रहिए। देश में नफरत फैलाने वालों को जो पाल रहे हैं, जो भिड़ियों को छोड़े हुए हैं, और देश के दुश्मनों को जो पाल रहे हैं, तभी आपको वोट मिल रहा है, सिर्फ इस नाम पर कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है। और जितना भी मीडिया में डिस्कशन होता है, कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, बताइए। यह देश, यह राष्ट्र भारतवर्ष है। सबको, इस देश में सभी लोग जो है भारतीय नागरिक हैं। इसके प्रति ज्ञान बढ़ाने के बजाय, इसके प्रति संवेदनशीलता होने के बजाय, हम वो असली हिंदू है तो नकली हिंदू है, तो राहुल गांधी नकली हिंदू है। बताइए, राहुल गांधी इस देश का दुश्मन है, गद्दार है। वो असली हिंदू है या नकली हिंदू है, यह बात बहुत पीछे छूट गई। लेकिन किस तरह का वातावरण हम उनको लाए हैं जो राम को लाए हैं। मतलब इस तरह की बातें ये चला रहे हैं बीजेपी वाले। और कुछ नमूने और भी इनके देख लीजिए। एक क्रूज जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़, तो कई स्थानों से, बिहार में कई स्थानों से, झारखंड में कई स्थानों से, पश्चिम बंगाल में कई स्थानों से, फिर इस पर बांग्लादेश भी जाएगा क्रूज जो है, होते हुए आसाम, और फिर आसाम में के बाद वो डिब्रूगढ़ जाएगा। वो 51 दिनों की यात्रा है। लेकिन 51 दिनों के लिए उसका टिकट है 25.5 लाख। तो ये उसका टिकट 25.5 लाख है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ के भारत की जो आम भारतीय भाई बहन है उनके बूते की बात है। हाँ, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन उद्योग का विस्तार करने और भारत की आय माने बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। इसमें कोई शक नहीं है। और देश के यानी विभिन्न सांस्कृतिक स्थानों का जो दर्शन करेंगे, तो इससे भी हमारे देश के संस्कृति के विषय में संस्कृति विषय में और उनके दिलो दिमाग में एक अच्छी इज्जत बनेगी, बढ़ेगी। यहां तक तो सही है। लेकिन उस क्रूज की मार्केटिंग ये प्रधानमंत्री करे, वो भी उसमें वोट के लिए, यह देश के लिए शर्मसार वाली बात है। अरे उसके लिए तो कोई अच्छा कोई मार्केटिंग मैनेजर हो वो कर देगा। लेकिन मोदी महोदय उस क्रूज की प्रधानमंत्री की क्षमता में मार्केटिंग कर रहे थे। शायद उनको लग रहा था कि ऐसा करने में भी उनको वोट मिलेगा। इतना असर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का गिराया है। और सिर्फ प्रधानमंत्री की तो ये दशा है। देख लीजिए, उनका विरोध करने वाले जो कोई ये वक्तव्य सुना गया था अखिलेश यादव का। वो कह रहे थे कि जो मछुआरे हैं, जो निषाद हैं, जिनकी रोजी रोटी नाव की है। अरे अखिलेश महोदय, आपकी बेवकूफ़ी की हद है। अरे भाई, ये क्रूज जो है जा रहा है बनारस से डिब्रूगढ़, तो क्या मछुआरे कोई नाव जो है बनारस से डिब्रूगढ़ यानी ले जाते थे? कितना झूठ बोलते हैं वो अखिलेश यादव जैसे लोग। अरे भाई, जो हमारे निषाद कहे जाने वाले या मछुआरे कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, वो आज भी उनको जो रोजगार है कि नदी के इस किनारे से उस किनारे जाने का जो भी इस तरह से व्यापार है, जो उनका धंधा है, अभी वो चलता रहेगा। ये क्रूज तो सिर्फ बनारस से चल करके वो डिब्रूगढ़, और भी ऐसो आराम के साथ, और जिसका कि चार्ज बहुत महंगा है। एक दिन का है उसका
50,000। तो इसलिए 51 दिन का 25.5 लाख वो चीज है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक विरोध करने की आदत, गंदी आदत जो है वो अखिलेश यादव जैसे लोगों की है। तो जिस प्रकार यानी क्रूज की मार्केटिंग करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है, उसी प्रकार जो है अखिलेश यादव जैसे लोग जो है राजनीति के असर को भी, माने राजनीति के विरोध करने के असर को भी गिराया है। तो इस तरह के लोग हैं और इस तरह का वातावरण ये फैला रहे हैं। हालांकि उस क्रूज का, और बड़ी विचित्र बात देखने की, उस क्रूज का समर्थन आरजेडी जो सरकार है ना, इनकी नीतीश वाले बिहार में है, तो आरजेडी समर्थन कर रही है और जेडीयू वाले जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ये सब ये इतना कंफ्यूज है और हमारे आवाम को भी कंफ्यूज करते हैं। खैर, बिहार में भी हो चाहे यहाँ भी हो, जातिवाद के दंश को समाप्त करना होगा। और ये सारी पार्टियां जो हैं, खास करके ये समाजवादी पार्टी हुई, आरजेडी हुई, ये सब जो है माने घटिया किस्म के जातिवाद पर आधारित है। तो इनको भी इस भारत की पावन धरती से उखाड़ना जो है बहुत अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए भारतीयता के एहसास को लाना पड़ेगा। तो ये देखा गया उनको, और कुछ और नमूने आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार बीजेपी की जो सिपह सालार हैं, किस तरह का वातावरण ये सब फैला रहे हैं। तो उन्हीं में एक जयपुर डायलॉग चलाते हैं कोई संजय दीक्षित महोदय, और किसी न किसी को लाते रहते हैं। ये जैसे कि विजय सरदाना कहते हैं कि ये अर्थशास्त्री क्या है। पूरे डिस्कशन में ये दिखा रहे थे कि बीजेपी पर आरोप लगता है कि अडानी और अंबानी को ये बेच दिए हैं, ये मोदी महोदय पूरा देश ही उनके हाथों में कर दिए हैं। ये कुछ लोग जानते हैं कि ये एक मिथ्या प्रचार है, मिथ्या दुष्प्रचार है। तो संजय दीक्षित महोदय और विजय सरदाना महोदय, जरा इस बात को आप बताइए, अब बताना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो दुष्प्रचार करने वाले खास करके जीएनपीसी या कांग्रेस के लोग होंगे, और संजय दीक्षित महोदय जैसे लोग इसको अभी भी कांग्रेस ही इसको कांग्रेस ही बोलते होंगे। भारतीय जनता दल उनको आने दिखा रहा है कि अरे ये कांग्रेस नहीं है भैया, ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है। वो तो जानिए आप, यानी राजनीतिक टीकाकार हो गए हैं, वो क्रिटिक हो गए हैं, और वो टिप्पणी करने वाले हो गए हैं, चलन खोल लिया है। लेकिन जो इसका जो चरित्र है, जिसको आप कांग्रेस कह रहे हो, वो कांग्रेस है ही नहीं। वो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है, वो कोटेरी है। तो और ये भी एक सवाल उठता है कि उसके मुट्ठी भर कार्यकर्ता या पदाधिकारी या कम्युनिस्टों के भी जो है मुट्ठी भर कार्यकर्ता पदाधिकारी इस तरह का दुष्प्रचार करने में कामयाब हो जा रहे हैं कि मोदी महोदय ने सब कुछ बेच दिया। जो किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ था, वो इसी दुष्प्रचार का एक सीक्वल था, एक माने अनिवार्य नतीजा था। तो इस तरह का दुष्प्रचार जो है जीएनपीसी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता पदाधिकारी या कम्युनिस्टों के मुट्ठी भर कार्यकर्ता पदाधिकारी कि मोदी महोदय ने सब कुछ बेच दिया है, हवाई जहाज और रेलवे, इंश्योरेंस, कुछ भी छोड़ा नहीं है, और वो भी सिर्फ अडानी और
अंबानी के हाथों में। तो अब लेकिन अब सवाल उठता है कि बीजेपी जिसके आप लोग जिसके पक्ष में आप लोग जो है वो माहौल बनाते हो, बीजेपी कहती है कि हम जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। क्यों? कि हमारे पास, क्योंकि उनके पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। तो उनके 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी कहाँ हैं भैया? जबकि इतना झूठ और इतना दुष्प्रचार जो है वो कर ले जाते हैं कि मोदी ने सब कुछ भेज दिया। और वो दुष्प्रचार का भी उनका एक कुत्सित उनकी मंशा है कि जितना ये विकास मोदी जी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस विकास को जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि कोई विकास नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी को बेच दिए हैं और वही सब कुछ जो वही सब कर रहे हैं। तो इस इतने बड़े झूठ को दुष्प्रचार को काटने के लिए, उसका निदान करने के लिए, या इसके झूठ और दुष्प्रचार को हटाने के लिए बीजेपी 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी कहाँ है भैया? और हैं किस काम के लिए? तो इस पर भी तो बोलिए संजय दीक्षित महोदय, विजय सरदाना महोदय। और दूसरा, जो राहुल गांधी को आप इस देश का नेता मानते हैं, क्या राहुल गांधी को जो डोकलाम के मुद्दे पर गद्दारी किया तब भी आप गद्दार नहीं मानेंगे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके $800 मिलियन का रिश्वत लेकर के उसने जो यानी चीन के लिए भारत का बाजार खोल दिया, और तब से व्यापारिक घाटा आसमान छूने लगा। तब भी जो है इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं आप मानेंगे? अपने देश की जो है सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये अपना राजदूत भेजता है नवजोत सिद्धू को। तब भी संजय दीक्षित महोदय, विजय सरदाना महोदय जो है इसको गद्दार नहीं मानेंगे। उसको गद्दार न मानकर मानते हैं कि इस देश का नेता है वो। और यही नहीं, जरा आप लोग जान भी लीजिए, वो स्मगलर रह चुका है। अमेठी या रायबरेली गेस्ट हाउस का वो रेपिस्ट है वो। तो इन जानकारियों के साथ बात करिए तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस सब का खामियाजा हमारी आवाम पर पड़ता है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अब अपने आवाम के कंधों पर है। भारतीयता के आधार पर एक होइए और वो भावना लाइए। आप न तो हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, न तो तमिल हैं, न तो कन्नड़ हैं, न तो मराठी, सिर्फ भारतीय हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जो उसका प्रकटीकरण है कि भाई तमिल के रूप में, उसमें रूप में, तो वह हमारी भारतीयता का एक रूप है, लेकिन वास्तविकता है कि हम भारतीय। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, नहीं तो देश के दुश्मन इस पर भी वो मजाक उड़ाएंगे। तो अधिक से अधिक इसको बढ़ाइए और भारतीयता के माहौल को लाने में पूरी ताकत लगाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।